गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 54 पर छोड़ा था, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड था 8 लाख, टोटल बोरिंग 18 लाख, शॉर्ट टर्म बोरिंग थी 2 लाख और करंट लायबिलिटी है 6 लाख। तो आपको सबसे पहले टोटल एसेट चाहिए और डेब्ट चाहिए। डेब्ट तो सीधा आ रहा है, टोटल बोरिंग में से शॉर्ट टर्म बोरिंग काट देंगे, यानी 18 लाख में से 2 लाख गए तो 16 लाख बचे। अब चाहिए टोटल एसेट। अब टोटल एसेट्स के लिए यहाँ एसेट साइड का कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें डमी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। डमी बैलेंस शीट के अंदर कुछ इस तरह से बनाएंगे। आपके पास शेयर होल्डर्स फंड है 8 लाख का, टोटल बोरिंग 18 लाख की, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आ गई, और ये है करंट लायबिलिटी। बस यही क्वेश्चन में गिवन है, इसका टोटल किया तो जो टोटल लायबिलिटी का है वही टोटल एसेट का भी होगा। इसका टोटल 32 लाख है, तो हम ये मानेंगे कि टोटल ऑफ एसेट्स भी 32 लाख है। तो आपकी टोटल एसेट्स होगी 32 लाख की। ठीक है, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट, और इससे ही ऐसे ही आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 5। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल डेब्ट इतना, शेयर होल्डर्स फंड है, ये शेयर कैपिटल नहीं लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। करंट एसेट्स हैं, वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, अब आपको चाहिए डेब्ट। अब यहाँ टोटल डेब्ट में से हमें करंट माइनस करनी है, करंट लायबिलिटी। यहाँ तो करंट लायबिलिटी कहीं दी नहीं हुई, लेकिन यहाँ वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स है 20 लाख के। तो आप मिसिंग फिगर करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं इस क्लास। देखिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला आपको पता है। फिगर गिवन थी, मिसिंग फिगर करंट लायबिलिटी आ गई 16 लाख। अब हमारे पास करंट लायबिलिटी 16 लाख है और हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए। टोटल डेब्ट क्वेश्चन में गिवन है, टोटल डेब्ट आपके पास 48 लाख गिवन है यहाँ पर। तो 48 लाख में से करंट लायबिलिटी माइनस करी तो लॉन्ग टर्म डेब्ट 32 लाख आ गए। डेब्ट आ गया अब आपके पास। आपको चाहिए टोटल एसेट। टोटल एसेट के लिए फिर आपने डमी बैलेंस शीट बनाई। ये आपकी लायबिलिटी साइड है। शेयर होल्डर्स फंड, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आ चुका है, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड इज व्हाट? टोटल ऑफ SRM, S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो हमें रिजर्व एंड सरप्लस अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये टोटल डेब्ट, इन दोनों का टोटल ये आया। यही टोटल हमारा किसके बराबर होगा? एसेट के टोटल के बराबर होगा। तो 56 लाख अपॉन 32 लाख, यही क्वेश्चन है। 56 लाख अपॉन 32 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ग्रोस 10 लाख, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 लाख। तो 10 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू 5 लाख आ जाएगी, जिसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000, ये भी बैलेंस शीट की एसेट में आएगी। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2 लाख। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये भी हमारा एसेट है, करंट एसेट भी हमारा वो है। करंट लायबिलिटीज हैं, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी लायबिलिटी में आएंगे। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो सबसे पहले हमें चाहिए टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स के लिए आपके पास क्या क्या दिया है? 10 में से 5 के 5 लाख। ठीक है, ये आपके आगे 10 में से 5 के 5 लाख। इसके बाद दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000, वो आपने लिख दिए। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितना दिया है? 2 लाख, वो भी आपने लिख दिया। करंट एसेट 2,50,000, यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, सभी आपने लिख दिया। अब आपको चाहिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 3,25,000 की है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी गिवन है, दोनों का टोटल आपने यहाँ लिख दिया। तो डेब्ट और इक्विटी का, डेब्ट का और टोटल एसेट का आने के बाद ये आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। नेक्स्ट क्लास में
अब हम करेंगे हमारी अभी कंटिन्यूशन में ही इसमें देख लेते हैं। थर्ड रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है, अब ये प्रोप्राइटरी रेशो क्या है, एक बार पिछला थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। हमारे पूरे चैप्टर में 4 तरह की रेशो हैं, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अभी हम दूसरे नंबर की रेशो पर हैं जिसके अंदर 4 रेशोज कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, कौन सी 4 रेशोज कैलकुलेट की जाती? पहली है डेब्ट इक्विटी रेशो, ये भी हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करने के लिए। टोटल एसेट्स टू डेब्ट, ये भी लेंडर की मार्जिन सेफ्टी चेक करने के लिए होती है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, ठीक है, फॉर्मूला टोटल एसेट अपॉन डेब्ट, डेब्ट इक्विटी में डेब्ट अपॉन इक्विटी। थर्ड आता है आपकी प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटर इज कौन है? मालिक, ऑनर्स। तो प्रोप्राइटरी की किससे रेशो निकालनी है? सबसे पहले प्रोप्राइटरी में प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड यानी इक्विटी। अब यहाँ नाम बदल गया, लेकिन प्रोप्राइटर फंड क्या है? इक्विटी। इक्विटी इज व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें SRM आता है। अपॉन किसके साथ निकालनी है? यहाँ साइलेंट है, लेकिन हमेशा किसके साथ निकाली जाएगी? टोटल एसेट्स के साथ। यहाँ पर टोटल एसेट्स ऊपर आई थी, इस रेशो में टोटल एसेट्स नीचे हैं। यानी इन टोटल एसेट्स में कितना पैसा ओनर्स का लगा हुआ है, इस रेशो से ये पता चलता है। तो लेंडर्स जब उधार देते हैं तो वो चेक करते हैं कि टोटल एसेट में प्रोप्राइटर्स का पैसा कितना है, 60%, 70%, उसके हिसाब से वो मनी को उधार देंगे, लैंड करेंगे, किसको? बिजनेस को। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकाली जाती है वो आज हम डिस्कस करते हैं। सो प्रोप्राइटरी रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटर्स फंड को शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं और इक्विटी भी कहते हैं। प्लीज रिमेंबर दीज वर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज प्योर रेशियो और एज परसेंटेज। इसे हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं या 1:1, 2:1 जैसे प्योर रेशियो में भी निकाल सकते हैं। दोनों में निकाला जाता है। ठीक है, परसेंटेज में अगर हमें निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, राइट, जैसे कि इन्होंने नीचे कर रखा है। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट इंटू 100, तो ये 75% आ गया। अगर सपोज कीजिए हमारे क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड इतना है, टोटल एसेट है इतना, तो 0.75:1। प्योर रेशियो में नीचे 1 रखेंगे आप ऐसे, यानी टोटल एसेट में 75% ओनर्स का पैसा लगा है। ठीक है, तो दोनों में एक्सप्रेस किया जा सकता है इस रेशियो को। नेक्स्ट है कि प्रोप्राइटर्स फंड कैन बी कंप्यूटेड बाय फॉलोइंग आइदर लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। इट मीन्स क्या कि प्रोप्राइटर फंड कैसे निकाला जाता है ये आप सीख गए डमी बैलेंस शीट से बनाने के लिए। इन्होंने इनको फॉर्मूलों में बना दिया है, यानी आप एसेट साइड्स की तरफ से भी निकाल सकते हैं, लायबिलिटी साइड की तरफ से भी निकाल सकते हैं। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। लायबिलिटी अप्रोच क्या कहती है कि प्रोप्राइटर का पैसा कैसे निकलेगा, आपको बैलेंस शीट बनानी आती है। लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड में SRM आता है, शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, आर रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर एंड वारंट हमारे सिलेबस में कैलकुलेशन में है ही नहीं, इसलिए 2 ही चीजें रह गई। और अगर एसेट साइड अप्रोच से निकालना है तो सारी टोटल एसेट्स को, टोटल एसेट्स में से हम इसको छोड़ के बाकी सब माइनस कर दें। तो एसेट अप्रोच में क्या करना होगा? नॉन करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, ये हमारी एसेट साइड अप्रोच है। इसको मैं करके बताती हूँ आपको। यस क्लास, ये एक डमी बैलेंस शीट है। अब आपको शेयर होल्डर्स फंड निकालना है। आपसे कहा जाए लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करो, तो शेयर होल्डर्स फंड में इसके शेयर होल्डर्स फंड में क्या 2 चीजें हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। उन सबका टोटल किया तो हम कहेंगे भी 11,40,000 शेयर होल्डर्स फंड है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि ऐसे डायरेक्ट मत निकालो, एसेट अप्रोच से निकालो। तो इस फिगर को अगर हमें निकालना है, तो इस फिगर को निकालने के लिए हम अगर इस टोटल में से ये दोनों चीजें माइनस कर दे तो यही आएगा। तो ये टोटल कहाँ से आया? ये टोटल इस एसेट के टोटल से आया। तो एसेट का टोटल कैसे आया? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का टोटल ये बना। इस टोटल में से
नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, ठीक है, इसको माइनस किया तो आपका ये आ गया, तो ये हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी अप्रोच बन गई, सॉरी एसेट अप्रोच बन गई। और डायरेक्ट यहां से लिख लेंगे तो एसेट अप्रोच है। यही शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी निकालने का फॉर्मूला है। एक नोट गिवन है, इन द क्वेश्चन समटाइम्स इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड नॉट द बैलेंस शीट। कभी कभी सिर्फ इंफॉर्मेशन दी होती है, बैलेंस शीट प्रॉपर नहीं दी होती, एंड द स्टूडेंट हैज टू कंप्यूट प्रोप्राइटर्स फंड। तो हम उन लोगों को कहा जाता है कि प्रोप्राइटर्स फंड दो। तो स्टूडेंट शुड नोट दैट इन सच क्वेश्चन, तो अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो उन क्वेश्चंस के अंदर प्रोप्राइटर्स फंड कंप्यूटेड बाय द टू मेथड्स मे नॉट बी द सेम, क्योंकि फिर हम अगर दोनों मेथड से निकाल के देखेंगे तो दोनों से आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट होने पर ही दोनों से आंसर सेम आएगा। इन सच सिचुएशन विल हैव टू यूज ओनली वन ऑफ द टू मेथड, तो हमें कोई भी एक मेथड यूज करना पड़ेगा टू कंप्यूट द प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। अब इस रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज मेजर द प्रोपोर्शन, अनुपात ऑफ टोटल एसेट फिनेंस्ड बाय द प्रोप्राइटर्स फंड, कि टोटल एसेट में कितना पैसा ऑनर्स का लगा हुआ है। अगर ऑनर्स का ज्यादा पैसा लगा है, कब, जब ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाली फिगर ज्यादा होगी, इसमें ऊपर वाली फिगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब ऑनर्स का ज्यादा पैसा लगा है। अ हाई प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स एडिक्वेट सेफ्टी फॉर, तो किसके लिए सेफ्टी है, अनसिक्योर्ड लेंडर्स, उन लेंडर्स के लिए जिन्होंने गिरवी, बिना कुछ गिरवी रखे उधार दे रखा है कंपनी को, तो उनके लिए भी हाँ इस पैसे में मालिकों का पैसा भी तो लगा है, तो उनकी नजर से सोचें तो उन्हें सेफ्टी नजर आएगी, ठीक है। अनसिक्योर्ड लेंडर्स और क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैव अ पर्याप्त एडिक्वेट सेफ्टी, बट अ वेरी हाई रेशियो, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर रेशियो हाई है, इट मीन्स बिजनेस में जरूरत से ज्यादा पैसा ऑनर्स का लगा है, इट मीन्स इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड एंड लोन फंड। इसका मतलब वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था वो इम्प्रॉपर है, प्रॉपरेट नहीं है, क्योंकि डेप्ट यूज करने से शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ती है, तो वो फिर पर्पस डिफीट हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इन लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो शेयर होल्डर्स है उनको कम रेट पर प्रॉफिट मिलेगा। यस, अब जैसे कि हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, तो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटर यानी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आ जाएगा, और टोटल एसेट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का टोटल। अब पार्ट चैप्टर 1 का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जिस बच्चे ने चैप्टर 1 अच्छे से किया है तो उसको ये सारी चीजें क्विकली समझ आ जाएंगी और वो कर पाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस हमें दिया ही है, 1,50,000 और 25, 1,75,000 हो गया। अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के लिए हमें नॉन करंट और करंट एसेट्स का टोटल चाहिए होता है, बाई चांस इधर लिखा ही हुआ है हमारा, तो 2,50,000 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपना आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हमारा है इलिस्ट्रेशन नंबर 39। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी मांग ली, प्रोप्राइटरी रेशियो भी मांग ली, एंड टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तीनों रेशियोज को मांगा है, ठीक है। तो आप तीनों रेशियोज की प्रैक्टिस कर चुके हो। अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करेंगे। तीनों के फॉर्मूले आपको पता ही है। देखो फॉर्मूला डेब्ट टू इक्विटी में डेब्ट अपॉन इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, एंड टोटल एसेट टू डेब्ट। डेब्ट आ गया तो कितनी सारी चीजें आ गई, टोटल एसेट आ गया तो भी ये दो रेशियो, इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। Now illustration number 60. From the following information calculate proprietary ratio, proprietors fund upon total asset, debt upon equity and total asset to debt ratio.
क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट, दोनों के टोटल से टोटल एसेट आ गई। लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इन दोनों के टोटल से डेप्ट बन गया। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी भी गिवन है, तो आप शेयर होल्डर्स फंड भी निकाल लेंगे, डमी बैलेंस शीट बनाएंगे तो हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप इसको भी ट्राई करेंगे। इसी तरह से ये तीनों रेशियोज की फिर से प्रैक्टिस है। यहाँ टोटल डेप्ट दिया है, करंट एसेट दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट के फॉर्मूले से आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। लेकिन कैसे आएगा, शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है, लेकिन ये तो टोटल डेप्ट है। तो टोटल डेप्ट से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म डेप्ट बचेगा। सारे क्वेश्चंस की मैंने अभी प्रैक्टिस कराई थी, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब आता है इसी टॉपिक का हमारी लास्ट इलिस्ट्रेशन, जो कि हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी केस स्टडी के हिसाब से डिस्कस करने के लिए। प्रोप्राइटरी रेशियो किसी कंपनी की 0.80:1 है। सिंस विद रीजंस के साथ स्टेट बताओ वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज इन द प्रोप्राइटरी रेशियो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका, रियल सेंस में आपको एग्जाम में नहीं करना, लेकिन आप अपने रफ वर्क में कर सकते हैं। कैसे, वो मैं समझाती हूँ, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यस क्लास, अब 0.80:1 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 0.80/1 को अगर मैं 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो आपस में कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपनी फिगर को आसान बनाने के लिए मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये रहा 8,000/10,000 आया, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8,000 और 10,000 आएगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम बैंक 2 लाख पेबल आफ्टर 5 years। लोन लेने पर प्रोपराइटर फंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल एसेट में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैश आएगा तो टोटल एसेट बढ़ जाएगी। अब जब हमारा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा 2 लाख से, तो हमारी रेशो जो है ऊपर कम है, तो रेशो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्व करके देखो आप, अगर यहाँ 2,10,000 लिख दो, 10,000 की जगह 2,10,000 और ऊपर 8,000 ही रहने दो, इसको सॉल्व करो तो हमारा आंसर 0.80 से कम हो जाएगा। इट मीन्स रेशो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पॉइंट लेते हैं, परचेज मशीनरी फॉर कैश। मशीन खरीदने पर क्या बढ़ेगा, हमारी नॉन करंट एसेट बढ़ेंगी और कैश चला जाएगा, करंट एसेट कम हो जाएंगी। लेकिन टोटल एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉन करंट बढ़ रही है और करंट घट रही है, तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए, रेशियो एज इट इज रहेगी। आंसर देखिए, नो चेंज इन द टोटल एसेट एंड शेयर होल्डर्स फंड, कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा है, रिडीम्ड 5% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ₹1 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर्स, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारी शेयर होल्डर्स फंड है, यानी प्रोपराइटर्स फंड है, ये कम हो जाएंगे जब हम वापस करेंगे, और कैश भी चला जाएगा। ठीक है, दोनों ऊपर से और नीचे से दोनों से कम हो जाएगा 1 लाख रुपीस, राइट। तो अगर दोनों से कमी होती है, बोथ शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट्स आर डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, तो रेशियो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर अपनी इमेजिनरी फिगर ले ली, क्योंकि मैंने यहाँ 8,000 और 10,000 लिया था, तो मैंने इमेजिनरी फिगर ले ली 4,000 रुपीज़। तो 4,000 से यहाँ माइनस किया, 4,000 से यहाँ माइनस किया। सॉल्व करने पे 8 में से 4 गए 4, 10 में से 4 गए 6, 4,000, 3 0 से 0 कट गई। अब 4 को 6 से जब डिवाइड किया तो 0.66 आया, जबकि हमारी आइडियल रेशो यहाँ गिवन थी 0.80, तो रेशो क्या हो गई, 80 से 0.66 हो गई, तो रेशो क्या हुई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा नेक्स्ट कर लेंगे आप। तो आप अपनी इमेजिनरी फिगर लेकर भी अपना सॉल्व करके अगर आप भूल जाएं तो इसको बता सकते हैं कि रेशो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है।
ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट 4th रेशो करेंगे, तो फिर हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू बेटा।